मेरा नाम सौरभ है। मैं 7 साल का था जब मेरे पिताजी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। हमारे किसी रिश्तेदार ने हमारा साथ नहीं दिया था। हमारे पास इस घर के अलावा और कोई भी कीमती चीज नहीं थी, और ये घर मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। मैं उनसे बहुत प्यार करता था जब तक वो जिंदा थे। हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन जब वो मर गए तो मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी। उन्हें मेरी परवरिश करनी थी, इसीलिए उन्होंने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर में बच्चे कमाने लगे और उनसे महीने की फीस ज्यादा नहीं मिलती, तो मम्मी ने घर घर जाकर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो मेरे भी सारे शौक पूरा करना चाहती थी, मुझे कामयाब बनाना चाहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने मेरी खातिर खूब मेहनत की, खुद परेशान रही, लेकिन मुझे सुकून से रखा। मेरा दिल अपनी माँ को देखकर निकलता था। मम्मी ने हमेशा मुझे यही विश्वास दिलाया कि तुम्हारे पापा नहीं रहे तो क्या हुआ बेटा, मैं तो जिंदा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और अपनी मम्मी के होते हुए कभी भी तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मेरी उम्मीदें तो तुमसे जुड़ी हुई हैं। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और इकलौता सहारा हो। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। जब जब मेरी मम्मी ये बात कहती थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। न जाने क्यों बचपन से ही मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि मैं अपनी मम्मी को चाहे जो हो जाए कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उनका ख्याल रखूंगा, हमेशा उनके साथ रहूंगा। जिस तरह से उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरी सुबह सवेरे आंख खुलती तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने होता था, जिससे मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरना था। मेरी माँ सुबह को मुझे स्कूल भेजने के बाद घर के सारे काम निपटाया करती थी, और फिर दोपहर को 1 बजे मुझे स्कूल से लेकर आती थी। फिर मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, मुझे तैयार किया करती थी, मेरी यूनिफॉर्म चेंज किया करती थी, और उसके बाद बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए, तो उनके साथ भी मैं पढ़ लिया करता था। मुझे खेलने कूदने का ज्यादा शौक नहीं था, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझे घर से ज्यादा बाहर निकलने ही नहीं दिया था। वो हमेशा मुझे अपनी आंखों के सामने रखती थी। उन्हें हमेशा डर रहता था कि कभी उनके बेटे को कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। उनके इतने प्यार और मेहनत की वजह से मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा था। मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता था कि उनसे 1 मिनट की दूरी भी मुझे बर्दाश्त नहीं थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। माँ की आंखों से दिखाई देना कम हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खातिर मेहनत में तब तक जुटी रही जब तक उन्होंने अपने बेटे को उसके पैरों पर खड़ा नहीं कर दिया। उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया लिखवाना, मेरा हर शौक पूरा किया, मेरी हर ज़रूरत पूरी की। मुझे कामयाब बनाने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटी। उनकी कोशिशों ने मेरे दिल में अपनी माँ के लिए इज्जत और भी बढ़ा दी थी। उनकी कुर्बानियाँ जो उन्होंने मेरे लिए दीं, उन्हें मैं भूल नहीं सकता था। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र और कॉलेज से नौकरी लगना, ये सब मेरी माँ की वजह से पॉसिबल हो सका था। इतने लंबे सफ़र में उन्होंने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। वक्त वो गुजरता गया, मैं अच्छा कमाने लायक हो गया था। मेरी माँ ने मेरे काबिल होने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि न तो अब उनसे ये सब होता था और उनकी उम्र भी उनको ये सब करने की इजाज़त नहीं देती थी। मेरी सैलरी इतनी थी कि घर का गुजारा आराम से हो जाता था, और हम लोगों को कभी पैसों की दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ता था। ऊपर वाले का शुक्र था, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। सुबह को मैं ऑफिस चला जाता था। मुझे नाश्ता देने के बाद माँ मेरा लंच पैक कर दिया करती थी, और फिर उनका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद लेकर मैं ऑफिस के लिए रवाना हो जाता था। मैंने माँ को मोबाइल फ़ोन दिया हुआ था। मुझे उनकी हमेशा बहुत फिक्र रहती थी, इसीलिए मैं उनको बार बार फ़ोन किया करता था। उनकी खैरियत पूछने के लिए वो घर में अकेली होती थी, बस इसी बात की फिक्र मुझे सताया करती थी। माँ को अकेले ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। जैसे ही मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ी तो मैंने घर में एक नौकरानी की व्यवस्था भी कर दी थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे घर में टिकने नहीं दिया। उनका कहना था कि बेटा, नौकरानी ठीक से काम नहीं करती, कहीं से सफाई करती है तो कहीं पर छोड़ देती है, खाना भी अच्छा नहीं बनाती, और मैं अपने बेटे की सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाती हूँ। नौकरानी तो उल्टा सीधा खाना बनाकर रख देगी, जिससे मेरे बेटे की सेहत खराब हो सकती है।
हर काम में मेरी माँ को सिर्फ मेरी ही फिक्र लगी रहती थी। कभी उन्होंने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। मैं बड़ा हो चुका था, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, अच्छा खासा कमाने लगा था और मेरी उम्र भी 27 साल हो गई थी, इसलिए माँ को अब मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। दिन रात उठते बैठते सिर्फ उनके मुंह पर मेरी शादी की बातें ही रहती थीं। अब उनका कहना था कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारी उम्र 27 साल हो गई है। मैंने कहा, माँ, 27 या 28 साल उम्र होना ज्यादा थोड़ी ना है। अभी तो मैं बच्चा हूँ, माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम सिर्फ मेरे लिए बच्चे हो बेटा, लेकिन जब कोई अपनी बेटी देता है तो वो बच्चों के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देता, बल्कि अच्छे खासे जिम्मेदार लड़के के हाथ में हाथ देता है। मैं तुम्हारे लिए लड़कियां तलाश करती हूँ और देखना, मेरी जो बहू होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। मेरी बहू को सब देखते ही रह जाएंगे। मैं माँ की बातों पर जोर जोर से हंसा करता था और कहता था कि देखते हैं कि आप कैसी बहू लेकर आती हो। माँ को अब अकेलापन बहुत खलने लगा था, इसीलिए वो चाहती थी कि घर में बहू आ जाए जो उनकी साथी बन जाए और जिसके आने से उनका अकेलापन भी खत्म हो जाए। मेरी माँ की कोई बेटी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा यही कहती थी कि मैं अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूंगी, उसे बहुत प्यार दूंगी। मैं मन ही मन में सोचता था कि मेरी पत्नी जो भी होगी वो बहुत ही भाग्यों वाली होगी। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे प्यार कर सकूंगा या नहीं, लेकिन मुझे अपनी माँ से पूरी उम्मीद थी। माँ ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटा दी थी। उनकी सारी सहेलियां, सारी जानने वाली औरतों से उन्होंने कह दिया था कि मेरे बेटे के लिए किसी बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता बताना, जो भले ही अमीर घर की ना हो मगर संस्कारी और सुशील हो। और हाँ, बहुत सुंदर भी होनी चाहिए, जिसे देखते ही मेरा बेटा पसंद कर ले। मैंने कहा, माँ, मेरे लिए आपकी पसंद ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसी लड़की आप मेरे लिए पसंद करोगी वो अच्छी ही होगी। माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद हो तो तुम मुझे बताओ ताकि मेरी मुश्किल हल हो सके, मुझे ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। लेकिन मैं तो किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता था। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी मेरी माँ से शुरू होकर माँ पर ही खत्म होती थी। मैंने उनसे कह दिया था कि जो आपको पसंद वो मुझे पसंद। मेरी माँ ने मेरे लिए लड़कियां तलाश करनी शुरू कर दी थीं। माँ को मेरे लिए एक अच्छी लड़की तलाश करने में समय तो लग गया था, लेकिन उन्होंने शादी जल्द करने का फैसला कर लिया था। माँ ने मुझे लड़की का फोटो दिखाया था। लड़की बहुत सुंदर थी, मुझे पसंद आ गई थी। उसका नाम सुप्रिया था और उसने एमए किया हुआ था। सुप्रिया के बारे में मेरी माँ को पता चला था कि वो बहुत संस्कारी और घरेलू लड़की है और वो साधारण परिवार की लड़की थी जिसने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। परिवार में उसकी माँ, भाभी और एक भाई था। मेरी माँ को सुप्रिया पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। उनको लगा कि यही लड़की मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है। लड़की के परिवार वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया था। फिर शादी का समय आया और सारी रस्मों के साथ मेरी शादी सुप्रिया के साथ हो गई थी। सुप्रिया को मैंने सिर्फ फोटो में देखा था, मगर जब हकीकत में देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो फोटो से भी ज़्यादा सुंदर है। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, वो बहुत अच्छी थी, शादी की पहली राह थी। मैंने उसे अपनी माँ की अहमियत के बारे में अच्छी तरह से बता दिया था, जिस पर उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी माँ की सेवा बिल्कुल ऐसे करेगी जैसे मैं करता हूँ। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम हमेशा मेरी माँ के साथ खुश रहना। जिस तरह मैं अपनी माँ की ख्वाहिशें पूरी करता हूँ उसी तरह से तुम्हारी भी करूँगा। तुम्हें यहाँ कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। मेरी उम्मीद के मुताबिक शादी के अगले दिन से ही उसने मेरी माँ के साथ इज्जत से पेश आना शुरू कर दिया था। मैं बेफिक्र हो गया था और मुझे ये सब देखकर अच्छा लगा था कि वो एक अच्छी बहू बनने के काबिल है। शादी के अगले दिन ही उसने जब पहली रसोई बनाई, उसने नाश्ते में खीर और छोले पूरी बनाए थे जो कि टेस्ट में बहुत अच्छे थे। मैंने उसकी बहुत तारीफ की थी। मैं उसे बहुत प्यार करने लगा था, उसका बहुत ख्याल रखता था। जो अपनी माँ के लिए लेकर आता वही सुप्रिया के लिए भी लेकर आया करता था। सुप्रिया के आ जाने से हमारा घर खुशियों से भर गया था। माँ भी हमेशा खुश रहती थी और उनको देखकर मैं भी खुश हुआ करता था। अब मेरे साथ दो जिंदगियां जुड़ चुकी थीं। मेरी पत्नी की भी माँ को भी आराम मिल गया था सुप्रिया के आने से, क्योंकि पहले इतने बड़े घर का काम माँ ही तो किया करती थी और अब सुप्रिया उनके साथ काम में हाथ बंटाया करती थी।
माँ की सेवा किया करती थी। घर के हर काम में सबसे आंखें रहती थीं। अगर माँ बीमार हो जाती तो उनके लिए बहुत परेशान हो जाया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ऊपर वाले ने नसीब से मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है, वरना आज कल की लड़कियां तो ससुराल को ज्यादा अहमियत नहीं देती, लेकिन मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी। ये सब देखकर मैं खुश हुआ करता था कि मेरी माँ और मेरी पत्नी में अच्छी बॉन्डिंग है। वक्त गुजरता जा रहा था। फिर कुछ समय के बाद घर के माहौल में अचानक बदलाव आया। जैसे खुशी भरा माहौल घर में पहले था, अब घर का माहौल ऐसा नहीं रहा था। मेरी माँ, जो हमेशा खिलखिलाई सी रहती थी, अब उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी। मैं उनके पास ऑफिस से आने के बाद रात को बैठ जाया करता था। उनसे उनकी उदासी की वजह पूछता तो वो मुझे कुछ बताती ही नहीं थी। मैंने कई बार माँ से कहा था कि माँ, अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई और बात है तो मुझसे शेयर कीजिए, लेकिन माँ प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखकर कहती कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखो और हमेशा खुश रहो। एक दिन रात के समय अचानक मुझे कुछ बेचैनी सी होने लगी। सुप्रिया मेरे ही बराबर में लेटी हुई मोबाइल का इस्तेमाल कर रही थी। तभी मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया था। सुप्रिया ने भी मेरी बेचैनी की वजह पूछी तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं माँ के कमरे में आ गया था। जैसे ही मैंने माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरी माँ रो रही थी और मुझे कमरे के अंदर आते हुए देखकर वो घबरा गई और उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू साफ किए। मैं माँ की ऐसी हालत देखकर घबरा गया। मैंने कहा, माँ को क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? क्योंकि आज से पहले मैंने अपनी माँ को इस तरह कमरे में चोरी छुपकर रोते हुए नहीं देखा था। मैं उनके पास बैठ गया और उनसे उनके रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि बेटा, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा, आपकी आंखें साफ बता रही हैं कि आप रो रही हो। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुमने देख लिया मुझे रोते हुए। दरअसल आज मुझे तुम्हारे पिता की बहुत याद आ रही है। सोचती हूँ कि अगर वो जिंदा होते और तुम्हें इस तरह कामयाब होते हुए देखते तो कितने खुश होते। माँ झूठ बोल रही थी, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि उनसे झूठ नहीं बोला जा रहा था और मैंने उनके झूठ को अच्छी तरह से पकड़ लिया था। मगर मेरे लाख पूछने पर भी माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। कहने लगी कि बेटा, तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो, मुझे सच में तुम्हारे पिता की याद आ रही है। मैं खामोश हो गया था और अपने कमरे में आ गया, लेकिन माँ की आंखों में आए हुए आंसुओं ने मेरे दिल को कमजोर बना दिया था। मैं कमरे में आया तो गहरी सोच में बैठा हुआ था, जहाँ सुप्रिया अभी भी अपनी टांग के ऊपर टांग रखकर बिस्तर से टेक लगाकर मोबाइल चला रही थी। उसने मुझे ऐसे परेशान देखा तो कहने लगी कि क्या हुआ है, बहुत खामोश लग रहे हो। मैंने सुप्रिया को बताया कि आज मुझे मम्मी का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मैंने आज उन्हें इतने सालों के बाद रोते हुए देखा। सुप्रिया मेरी बात पर चौंक गई और कहने लगी, तो आपने मम्मी जी से वजह नहीं पूछी उनके रोने की? मैंने कहा, पूछी थी तो उन्होंने बताया कि उन्हें पापा की याद आ रही है। सुप्रिया धीमी सी मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ, आज उन्हें पापा की याद आ रही होगी। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सो जाइए। अगले दिन फिर से मैंने देखा कि माँ किचन में थी और नाश्ता बना रही थी। मैं फौरन किचन में गया और कहने लगा कि माँ, आप अकेले किचन में क्या कर रही हो और ये इतना सारा नाश्ता आप किसके लिए बना रही हो? माँ कहने लगी कि बेटा, तुम तो 7 बजे ही ऑफिस चले जाते हो, आज 9 बजे तक घर में हो, क्या हुआ? मैंने कहा, माँ, मैं कितने ही बजे ऑफिस जाऊं, लेकिन जाता तो आपका आशीर्वाद लेकर ही हूं ना। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आज आपसे बिना मिले ही चला जाऊंगा? मेरी माँ बात सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, चलो आप ऑफिस चले जाओ। मगर मेरे दिमाग में अभी भी यही सवाल था कि वो इतना सारा नाश्ता किसके लिए बना रही थी। हम लोग तो नाश्ता कर चुके थे। मैंने जब माँ से दोबारा ये सवाल किया तो वो थोड़ी हड़बड़ाने लगी और कहने लगी कि बस बेटा, सोचा कि आज आश्रम जाकर कुछ बच्चों के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाकर ले जाती हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप ये काम तो बहुत अच्छा कर रही हो। इतना कहकर और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं घर से निकल आया था। लेकिन अब मैं देखने लगा था कि माँ बहुत बदली बदली सी हरकतें करने लगी थी, और एक बात और वो ये थी कि माँ बहुत कमजोर होती जा रही थी। ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। पहले जब वो दरवाजे पर मेरी आवाज सुनते ही मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ जाती थी, अब मुझे घर में आए हुए 2-3 घंटे गुजर जाते थे
और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मुझे ही उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में जाना पड़ता था। मैं जब इस बारे में सुप्रिया को बताता तो वो कहती कि मुझे कुछ नहीं पता कि आपकी माँ को क्या हुआ है, मम्मी जी को शायद आराम करने की ज़्यादा ही आदत हो गई है। सारा दिन अपने कमरे में टीवी चलाकर बैठी रहती है। मेरी और सुप्रिया की शादी को 4 महीने गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि हम सब लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं, इसलिए मैंने मनाली के टिकट्स करवा लिए थे। मैंने टिकट्स लाकर सुप्रिया को दिखाए तो वो बहुत खुश हुई थी। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप मन ही मन घूमने का प्लान बना रहे हो, वरना मैं शॉपिंग कर लेती। मैंने कहा, तुम्हारा जो मन चाहे तुम ले सकती हो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो फिर ऐसा करते हैं कि कल संडे है और कल हम सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। कल सब मनाली की शॉपिंग करेंगे, परसों आराम करेंगे और उसके बाद पैकिंग कर लेना, मनाली के लिए फिर निकल जाएंगे। मेरी बात पर सुप्रिया चौंक गई। उसने अपने हाथ में पकड़े टिकट्स को ध्यान से देखा और कहने लगी कि आपका सबसे शॉपिंग का क्या मतलब है, और ये टिकट 3 क्यों है? मैंने कहा, तुम, मैं और माँ, ये हम तीनों के टिकट्स हैं। अब हम तीनों मनाली जा रहे हैं तो शॉपिंग भी तो तीनों ही करेंगे ना। मेरी बात सुनकर अचानक सुप्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसका मूड ऑफ हो गया। मैंने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मैं माँ और सुप्रिया को शॉपिंग पर ले जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा तुम लोग ही चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, अम्मा आप ये कैसी बातें कर रही हो, और आपकी तबीयत को क्या हुआ? चलो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। कई दिनों से मुझे भी आप बहुत कमज़ोर लग रही हो। माँ कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा सुप्रियो, और तुम शॉपिंग करने के लिए जाओ, मेरे लिए परेशान मत हो। माँ ने मेरी एक नहीं सुनी और हम दोनों को ही शॉपिंग के लिए भेज दिया, मगर मैं फिर भी माँ के लिए सामान लेकर आया था। एक चीज़ थी जो मैंने नोटिस की थी, वो ये थी कि मैं बाजार में जब भी सुप्रिया से माँ के लिए कोई सामान खरीदने के लिए कहता तो वो फौरन ही खामोश हो जाती थी। उसका यह बर्ताव मुझे कुछ अजीब लगा था। मैंने सुप्रिया से तो कुछ नहीं कहा था। मैं सामान लेकर माँ के पास चला गया और माँ से कहा कि अब आप हमारे साथ मनाली चलने के लिए तैयारी करो, लेकिन माँ इनकार करने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम लोगों के साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम दोनों शादी के बाद पहली बार कहीं घूमने के लिए जा रहे हो और मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, ये अच्छी नहीं लगूंगी। मैंने माँ से बहुत जिद की, मगर उन्होंने हमारे साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा पहली बार हो रहा था। मैं अपनी माँ से कहीं भी जाने के लिए कहता या कुछ करने के लिए कहता था, वो साफ इनकार कर रही थी। माँ के साथ न चलने से सुप्रिया बहुत खुश थी। मैंने उसके चेहरे की खुशी को नोटिस कर लिया था। वहाँ जाने के बाद जब जब मैं अपनी माँ का जिक्र करता तो सुप्रिया मुझे दूसरी बातों में उलझा लिया करती थी। उसने एक बार भी खुद से माँ के हालचाल नहीं पूछे थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे सुप्रिया मेरी माँ से दूरी बनाने लगी है। मनाली में मैं सुप्रिया की तरफ से काफ़ी परेशान रहा था, लेकिन मैं उसके सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने फैसला किया कि जब मैं घर जाऊंगा तो सच्चाई का पता लगाऊंगा या माँ से पूछूंगा कि आखिर क्या बात है, वो परेशान क्यों रहती है, दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होती जा रही है। क्या सुप्रिया उनका ख्याल नहीं रखती? क्या सुप्रिया से कोई बात हो गई है? क्योंकि अब मैंने नोटिस किया था कि सुप्रिया माँ के कमरे में भी बहुत कम जाया करती थी। जब हम लोग मनाली से घूमकर वापस आ गए तो सुप्रिया अपने मायके चली गई थी। उसकी गैर मौजूदगी में मैंने माँ से बात की और उनसे कहा कि माँ, घर के माहौल में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? जहाँ मेरी शादी के बाद इस घर में कुछ नई खुशियाँ थीं, वहाँ मायूसी क्यों छा गई है? मैं देखता हूँ कि आप हमेशा मायूस रहती हो, अपने कमरे में रहती हो, उदास लगती हो, क्या बात है? मैंने अपनी माँ की गहरी आंखों में देखा और उनके बूढ़े हाथ पर अपना हाथ रख दिया। माँ ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा कि बेटा, तुम बेवजह ही परेशान होते हो। देखो, मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारे पापा की बहुत याद आती है। हर बार माँ यही बात दोहराया करती थी और मुझे कुछ नहीं बताती थी। इधर सुप्रिया, आप मेरे सामने मेरी माँ की बुराइयां गिनाने लगी थीं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि आपकी मम्मी की हरकतें तो देखिए। आज पड़ोस वाली उर्मिला आंटी हमारे यहाँ आई थीं। वो अपने बेटे और बहू की बहुत तारीफें कर रही थीं और तुम्हारी माँ खामोशी से उनकी तारीफ को सुन रही थी।
उनको चाहिए था कि वो उनके सामने मेरी और आपकी तारीफ करें। हम लोग भी तो उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते। अरे यही तो मौका होता है अपने बहू बेटे की तारीफ करने का। वो बात पर बहुत भड़क रही थी। मैंने कहा, सुप्रिया, तुम जो इतना भड़क रही हो, ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि इस पर तुम गुस्सा करने लग जाओ। उर्मिला आंटी के सामने माँ ने तुम्हारी और मेरी तारीफ इसलिए नहीं की होगी क्योंकि वो उनके बेटे के सामने हमारी तारीफ करके उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती होंगी। और वैसे भी मेरी माँ हमेशा मेरी तारीफ करती है। उन्होंने कभी मुझे डांटा भी नहीं, तो फिर वो मेरी तारीफ करे या ना करे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर मैं खामोश हो गया था। मैंने देखा कि सुप्रिया का गुस्सा बढ़ने लगा था और फिर उस दिन के बाद से ही सुप्रिया किसी न किसी बात पर मुझे माँ को लेकर भड़काती रहती थी। लेकिन मैं कभी उसके भड़कावे में नहीं आया क्योंकि जानता था कि मेरी माँ बुरी नहीं है और ना ही गलत है। उसे अगर मेरी माँ में कोई बुराई नजर आती है तो ये उसकी सोच है, मेरी नहीं। इसलिए मैंने उसको साफ बोल दिया था कि तुम मेरी माँ के लिए कभी भी मुझे नेगेटिव बातें मत किया करो। वो मेरी माँ है, मेरी दुनिया है, मेरी माँ का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, लेकिन मेरी माँ के बारे में कभी कुछ गलत मत बोलो। सुप्रिया को यह सुनकर झटका लगा था। उसे लगता था कि मैं उसके बहकावे में आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब वो कोई दूसरा तरीका ढूंढने लगी थी। कुछ दिन तक तो घर में खामोशी रही, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो बृहस्पतिवार का दिन था और मैं अपनी तबीयत खराब होने की वजह से जल्द ही ऑफिस से घर आ गया था। शाम के लगभग 4 बजे रहे थे। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मेरी पत्नी सुप्रिया मेरी माँ से बदतमीजी कर रही थी और माँ हाथों में चाय की ट्रे लेकर, अपनी आंखों में ढेर सारे आंसू लेकर नज़र झुकाकर खड़ी हुई थी। सामने ही सोफे पर सुप्रिया की सहेलियां बैठी हुई थीं जो मेरी माँ की बुराइयां मेरी पत्नी के साथ मिलकर कर रही थीं। इसका मतलब ये था कि मेरे जाने के बाद सुप्रिया मेरी माँ का फ़ायदा उठाया करती थी। उसने अपनी सहेलियों को बताया था कि औरत हमारे घर की नौकरानी है, जिस पर सुप्रिया की एक सहेली ने कहा कि तुम इस बेचारी नौकरानी को क्यों डांट रही हो? अरे ये बेचारी तो बूढ़ी है और इस उम्र में काम आराम आराम से होता है। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो यहाँ ही हैं यार। ये अगर देर से भी चाय बनाकर लाएंगी तो कोई बात नहीं है। वैसे भी हमारा तो यहाँ रोज का आना जाना है और तुम रोज ही अपनी नौकरानी को बातें सुनाती हो। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी माँ उन सबको चाय देने लगी और मेरी पत्नी अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसी मजाक कर रही थी। उसी समय मैं उन लोगों के सामने आ गया और मैंने अपनी माँ के हाथ से बर्तन छीन ली। कहा, माँ आप क्या कर रही हो? सुप्रिया की सहेलियां बैठी से खड़ी हो गई थीं और मुझे देखकर हैरान हो गई। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये औरत इस घर की नौकरानी नहीं, मेरी माँ है। मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था और सुप्रिया की सारी सच्चाई आज मेरी आंखों के सामने आ गई थी। सुप्रिया नज़र झुकाकर खड़ी हुई थी। उसकी सहेलियां मेरा ऐसा बर्ताव देखकर घर से चली गईं। मैंने चिल्लाकर सुप्रिया से कहा, आखिर ये क्या हरकत है? तो तुम मेरे पीछे मेरी माँ के साथ ये सब कुछ करती हो। मुझे तुम पर शक तो काफ़ी दिनों से हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए। मुझे ही कोई गलत फहमी हो रही है, मगर आज तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। सुप्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने की और अपने दोस्तों के सामने मेरी माँ की इज्जत घटाने की? तुमने मेरी माँ को इस घर की नौकरानी बना दिया। अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये मेरी माँ है, ये घर तुमसे पहले इनका है। मेरी बात सुनकर सुप्रिया को गुस्सा आ गया। वो भी चिल्लाने लगी और कहने लगी, सौरभ, तुमने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, और तुमने जो मेरी माँ के साथ किया, तो उसने मुझे एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे सामने मेरी पत्नी नहीं, कोई ऐसा इंसान खड़ा हुआ है जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सुप्रिया ने कहा कि ये बुढ़िया मुझे इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निकालो इसे यहाँ से, हमेशा मामा करते रहते हो। कभी तुम्हें अपनी पत्नी दिखाई नहीं देती, कभी तुम्हें अपनी पत्नी की खुशियाँ दिखाई नहीं देती। मैंने कहा, सुप्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मेरे सामने बदतमीजी से बोलने की?
मैं उस पर हाथ उठाने ही वाला था, मगर माँ ने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहू पर हाथ मत उठा बेटा, शांत हो जा। मैं अपनी मर्जी से सुप्रिया की दोस्तों के सामने आई थी। मैंने कहा, माँ, नहीं, आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस औरत का असली चेहरा आज मेरी आंखों के सामने आ गया। अब मुझे पता चला कि मेरी माँ क्यों परेशान रहा करती थी। सुप्रिया मेरी माँ के कामों में कमियां निकाला करती थी, खुद सारा दिन आराम करती थी और मेरी माँ से घर के सारे काम करवाया करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन अपनी सहेलियों को नाश्ते पर बुलाना, कभी लंच पर बुलाना उसका शौक बन गया था और वो यहाँ घर में उनके साथ केटी पार्टियां किया करती थी, जिसके सारे काम मेरी माँ को करने पड़ते थे। उसने ही माँ से कहा था कि मेरे पति से दूर रहा करो, वरना उसे छोड़कर चली जाऊंगी, इस डर से कि कहीं उनके बेटे का घर खराब न हो जाए। इसलिए माँ हमेशा खामोश रहती थी और जैसा सुप्रिया कहती वो वैसा ही किया करती थी। मुझे सबका अंदाज़ा नहीं था कि मेरे घर पर ये सब कुछ हो रहा है। ये तो आज सच मेरी आंखों के सामने आया था। मैं तो ज़्यादातर ऑफिस में रहता था और घर और बाहर दोनों के काम संभालना था। मैंने अपनी पत्नी की किसी भी ख्वाहिश को पूरी करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर उसे ऐसा क्यों लगता था कि मैं अपनी माँ को ज़्यादा अहमियत देता हूँ? वो मेरी माँ थी और दूसरी तरफ मेरी पत्नी थी। मेरे लिए दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत थी। मेरी माँ ने सुप्रिया को समझाया था कि बेटा, तुम शांत हो जाओ, मगर सुप्रिया मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने बुरा भला कह रही थी। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। सुप्रिया ने कहा कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे इस घर में रखना है तो तुम्हें अपनी माँ को यहाँ से निकालना होगा। तुम चाहो तो अपनी माँ को अलग से एक छोटा सा घर खरीद कर दे सकते हो। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया। कहा, तुम मेरी नज़रों में बहुत गिर गई हो, इससे पहले मैं कुछ गलत कर दूं, तुम यहाँ से जा सकती हो। सुप्रिया रोते हुए घर से चली गई थी। माँ मुझे बहुत समझा रही थी कि बेटा, तुमने बहू के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैंने माँ को यही समझाया कि जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं बहुत गुस्से में था। माँ बार बार मुझे समझा रही थी। मैंने माँ से भी गुस्से में कह दिया था कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप शुरू में ही मुझे सुप्रिया की हरकतें बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। वो खामोश हो गई थी। मैं भी अपने कमरे में आ गया था। 1-2 दिन तक तो मैं बहुत परेशान रहा, ऑफिस भी नहीं गया। माँ बार बार मुझसे कह रही थी कि बेटा, बहू को घर बुलाकर ले आओ, वो अपने मायके गई है। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने उनसे यही कहा कि अगर सुप्रिया को इस घर में रहना है तो आपके साथ एडजस्ट करके रहना होगा, आपकी सेवा करनी होगी। मैं उसकी शर्त कभी नहीं मानूंगा। वो जो चाहती है ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। आपने बचपन से लेकर अब तक मेरा ख्याल रखा, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं माँ के लाख समझाने पर भी सुप्रिया को लेने के लिए नहीं गया। इसी सब में लगभग 1 महीना गुजर चुका था। सुप्रिया के मायके की तरफ से कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन सुप्रिया की माँ हमारे घर आई, जिस पर उसकी माँ ने बहुत हंगामा किया था और कहा था कि मेरी बेटी जैसा कहती है वैसा ही करो, उसे आकर ले जाओ। मैंने उनसे कह दिया था कि अगर उसे मेरे साथ रहना है तो मेरी शर्त माननी होगी, मगर उसकी माँ भी अपनी बेटी को ही शय दे रही थी। मैं उन लोगों के हाथों बंधने वाला नहीं था। मैं हरगिज़ भी सुप्रिया को लाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो। मैं इस पर भी राजी हो गया था। जिस पर माँ फूट फूट कर रो रही थी और कहने लगी कि बेटा, तुम मेरी वजह से अपना घर खराब मत करो। अगर बहू चाहती है कि मैं अलग घर में रहूं तो तुम मुझे अलग से घर दिलवा दो, मगर अपना घर खराब मत करो। तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगे थे। मैंने कहा, माँ, मैं किसी भी कीमत पर सुप्रिया की शर्त मानकर उसे यहाँ नहीं लेकर आऊँगा। उसे अगर यहाँ आना है तो वो खुद आ सकती है, जैसा वो चाहती है ऐसा नहीं होगा। ये घर मेरा है, इसलिए यहाँ वही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। दिन गुजरते जा रहे थे। माँ ने मुझे समझाना छोड़ दिया था। वो मुझसे नाराज थी कि मैं सुप्रिया को लेने के लिए क्यों नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया। मुझसे बात न करके मुझसे दूरी बनाकर मैं मजबूर हो गया। सुप्रिया को उसके मायके से लाने के लिए मैंने सोचा कि मैं उसे प्यार से समझा लूंगा
तो शायद वो मान जाएगी। मगर उसके घर पहुंचते ही उसके भाई और माँ के तेवर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसके घरवाले जिद पर अड़ गए थे कि हमारी बेटी तब तक तुम्हारे घर नहीं जाएगी जब तक तुम अपनी माँ को अलग घर में नहीं रख देते। मैंने उन लोगों को प्यार से गुस्से से हर तरह से समझाकर देख लिया था, मगर उनमें से कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और मैं उनकी बात नहीं मान सकता था, इसलिए मेरा झगड़ा उन लोगों के साथ और ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को छोड़ दो, तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो डिवोर्स लेना चाहती है तो ले सकती है। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गया था और घर आकर बहुत रोया था कि सुप्रिया जैसी लड़की से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ उसे कितनी उम्मीदों के साथ अपने घर में लेकर आई थी और उसने क्या किया। मेरी माँ को हमेशा परेशान किया, हमेशा उनकी बेइज्जती की, हमेशा उनको तंग किया, हमेशा मुझे मेरी माँ से अलग करने की कोशिश की। मैंने सोच लिया था कि अगर वो मुझे छोड़ना चाहती है, मुझसे अलग होना चाहती है, तो मैं खुशी खुशी उसे खुद से अलग कर दूंगा। मैं उसे डिवोर्स देना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी थी और कहा था कि अगर तुमने बहू को डिवोर्स देने के बारे में सोचा भी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ ने मुझे ऐसा मजबूर कर दिया था कि मैं चाह कर भी इस लड़की से छुटकारा नहीं पा सकता था। फिर मैंने खामोश रहना सीख लिया और सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मैंने सुप्रिया को डिवोर्स नहीं दी थी और न ही उसकी तरफ से कोई जवाब आया था। दोनों तरफ खामोशी छाई हुई थी। मेरी माँ को ये अफसोस था कि उनके बेटे का उनकी वजह से घर बिगड़ गया, जिस वजह से वो दिन ब दिन घुलती जा रही थी, और मैं उनको यही समझाया करता था कि आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया एक घमंडी लड़की है, वो कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। मेरी बात पर माँ खामोश हो जाती थी और अब उन्होंने भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। वक्त इसी तरह से गुजर गया। सुप्रिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था और ना ही मैंने कोई एक्शन लिया था। माँ कहती थी कि बेटा, अगर तुम उसे अपनाना नहीं चाहते तो फिर तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की तलाश कर लेती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं देखना चाहती। मैं हर बार माँ की इस बात को इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि मैं अब अपनी माँ की तरफ से किसी दूसरी औरत पर विश्वास नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि शायद सुप्रिया ने दूसरी शादी कर ली होगी, क्योंकि उस जैसी घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की कभी भी मेरा इंतजार नहीं करेगी। लेकिन आज जब वह मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उसकी हालत जितनी बुरी हो रही थी, उस हिसाब से मुझे यही लगता था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। मैं काफी देर तक कमरे में बंद रहा था। फिर कमरे का दरवाजा बजने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर सुप्रिया थी। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उसने दरवाजा अपने हाथ से रोक लिया और कहने लगी कि एक बार मेरी बात तो सुन लो सौरभ, फिर जो तुम्हारा फैसला हो वो मुझे मंजूर है। मैंने कहा, क्यों आई हूं यहाँ की? अभी भी यही चाहती हो कि मैं अपनी माँ को इस घर से निकाल दूं? मैंने कहा, देखो, दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। तब मेरी माँ अकेली थी जिसने मेरी परवरिश की। अब उनके बुढ़ापे का समय है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊं? आज मैंने देखा था कि सुप्रिया की आंखों में वो घमंड नहीं था जो पहले था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो। मैं ये भूल गई थी कि इंसान की गई गलती उसे सजा के तौर पर पलटकर जरूर मिलती है। जो मैंने तुम्हारे साथ अपनी माँ के कहने में आकर किया, वही सब कुछ मेरे और मेरी माँ के साथ भी हुआ। दरअसल भाभी को घर में मेरी और मेरी माँ की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने भैया से झगड़ा करना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि अगर इस घर में तुम्हारी माँ और बहन रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी। इन दोनों को घर से निकाल दो या फिर मेरे लिए अलग घर दे दो। भैया अकेले ही तो थे, कमाने वाले, जो हमारा ख्याल रखते थे। अगर वही हमें छोड़ देंगे तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? भाभी ने घर में हमारे साथ बुरा सुलूक करना शुरू कर दिया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी तो तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा किया था और तुम भी तो उनके इकलौते सहारे हो। मेरी माँ को एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझे जो एडवाइस दी थी कि मैं हमेशा अपनी सास को तंग करूं और अपने पति को लेकर अलग हो जाऊं, तो ये सोच मेरी गलत थी। माँ ने कहा कि बेटा देखो, जैसा तुम्हारा घर पर होता था वैसा ही हमारे घर में भी होने लगा। शायद ही हमारी गलतियों का नतीजा है। तुम एक काम करो,
अपनी ससुराल चली जाओ। सौरभ बहुत अच्छा है, वो तुम्हें अभी भी अपना लेगा और अभी तुम्हारी उसके साथ डिवोर्स भी नहीं हुई है। मेरी क्या है, मैं अपने बेटे और बहू के ताने सुन सुनकर उस घर में खामोशी से जिंदगी गुजार लूंगी, मगर तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो और अपने ससुराल वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमने एक अच्छे और भले इंसान को परेशान किया, एक बेटे को उसकी माँ से दूर करना चाहा, शायद आज उसी गलती की सजा हमें मिल रही है। ये सब कुछ बताकर सुप्रिया मेरे पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। मैं तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखूंगी, कभी तुम्हें उनसे अलग नहीं करूंगी। बस तुम मुझे अपने घर में जगह दे दो, मैंने कहा। अच्छा, तो तुम्हारे खुद के साथ ऐसा हुआ तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता तो तुम आज भी बाज नहीं आती ना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, चली जाओ। मेरे घर से तो मुझसे अलग गुना चाहती थी ना। तुम्हें आज़ादी है, तुम अलग हो सकती हो, मुझसे डिवोर्स ले सकती हो, या फिर मैं तुम्हें खुद डिवोर्स दे दूंगा। सुप्रिया ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिया और कहने लगी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ सौरभ, ऐसा मत करना, मुझे खुद से अलग मत करो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे नहीं अपनाना चाहते, मुझे माफ नहीं करना चाहते, मत करो, लेकिन मुझे इस घर में जगह दे दो। भले ही मुझे नौकरानी समझकर इस घर में रख लो, मगर मुझे यहाँ से मत निकालना। मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आई है, बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आई है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं खामोश रहा। मैंने उसकी तरफ से अपना चेहरा फेर लिया। इतने में ही माँ कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, बहू को माफ कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके माँ इसे यहाँ से छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने मुझसे वादा ले लिया है कि मैं उनकी बेटी को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम इसे एक मौका देकर तो देखो। मैं माँ की बात पर खामोश रहा और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। इस तरह सुप्रिया मेरे घर में रहने लगी। उसने घर के सारे कामकाज अपने हाथ में ले लिए, माँ के साथ अच्छे से पेश आने लगी। मैं उससे बात नहीं किया करता था, उसे दूर दूर रहता था, लेकिन उसने मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की। वो घर के सारे काम करके, माँ की सेवा करके मेरा दिल जीतना चाहती थी। काफ़ी सारा समय इसी तरह से गुजर गया था और अब सुप्रिया काफ़ी हद तक बदल गई थी, इसलिए मैंने भी यही सोचा कि मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए। गलती इंसान से ही होती है। उसने जो किया उसकी सज़ा उसे मिल गई और अब वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। अब वो चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकती। तो मैंने उसे माफ़ कर दिया, जिससे मेरी माँ भी बहुत खुश हुई और मेरा घर दोबारा से बच गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।